और नमस्ते, आदाब। रोजमर्रा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई और जर्मनी का ख्वाब कैसे आया। तो मेरा नाम कैफ़ी अंसारी है और मैं फ़िलहाल जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन से सेकंड मास्टर्स कर रही हूँ, सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन स्टडीज़ में। पढ़ाई का ख्वाब कैसे जर्मनी के, तो बहुत आगे की बात है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ी हूँ और फिर ऐसे था कि हम अपने यहाँ से पहले पढ़ने वाले थे तो बहुत गाइडेंस की बहुत कमी थी। फिर एक बराबर में कोचिंग ट्यूशन सेंटर चलाने वाले भैया से मैंने पूछा कि मैं आगे क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये जो 12th में सब्जेक्ट्स रहे हैं उसके हिसाब से आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स ये सब पढ़ सकते हैं। तो जब पहली DU की कट ऑफ आई थी तब मुझे पता नहीं था कट ऑफ कैसे देखते हैं और गाइड करने वाला भी नहीं था, बट इतना पता था साइबर कैफ़े पे जाके पता चलता है। तो मैं वहाँ गई, उनसे बोला भैया बता दीजिए क्या क्या कट ऑफ है, क्या होता है। तब उन्होंने दिखाई मुझे कट ऑफ, तो मुझे लगा मेरा नाम जाकिर हुसैन कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स में आ रहा है, तो जाके मैंने उसमें वहाँ एडमिशन ले लिया। जब लिया था काफ़ी चीज़ें समझ आई, अपनी बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग अनलर्निंग हुई और मेरा ग्रेजुएशन ज़्यादातर हिंदी मीडियम में था। फिर रियलाइज़ हुआ कि पढ़ते पढ़ते कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है आगे, इससे BA से आगे जाके पढ़ना है। तो कुछ प्रोफेसर्स ने सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़िए और JNU यूनिवर्सिटी का नाम बताया तब कि आप जानिए, यहाँ पे फ़ीस सस्ती है और आप कवर कर सकते हो और बहुत अलग लेंस मिलेंगे इंडियन पॉलिटिक्स को समझने का, इंडिया को समझने का। तब उस टाइम पे एंट्रेंस हुआ था 2019 में, तब मैंने एंट्रेंस दिया और क्वालिफाई किया। तो मेरा MA पॉलिटिकल स्टडीज़ JNU से था तब हुआ। उसके बाद मेरा 1 साल एडमिशन नहीं हुआ था, समझ नहीं आया था PhD का कहाँ से करे कैसे करे, गाइडेंस भी नहीं था, इतना चीज़ों में दिक्कत थी। फिर मेरा एक दिन 2022 में ऐसी मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, ये रोज़ा लग्जमबर्ग स्टिफ्टुंग का, जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि टारगेटेड स्कॉलरशिप थी मास्टर्स और PhD स्कॉलर्स के लिए। वहाँ पर इंडिया से दोनों एक ही स्टूडेंट को लेना था जो दलित या आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं या फर्स्ट जनरेशन माइनॉरिटी हैं या वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से हैं। मैंने उसके लिए अप्लाई किया। साथ में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी PhD के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया था और मैं 1 सेमेस्टर पढ़ी भी वहाँ पर। बट फिर जब यहाँ पे एडमिशन हुआ मेरा तो मैं वो छोड़ दी PhD अपनी और यहाँ आ गई जर्मनी, थोड़ा राइटिंग एक्सपोजर के लिए। और मेरा फर्स्ट मास्टर्स भी ज़्यादातर कोविड में बीता था, तो उसमें पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं थी और काफ़ी सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंगेजमेंट था उस टाइम इंडियन पॉलिटिक्स में भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेकंड मास्टर्स करती हूँ थोड़ा एक्सपोजर के लिए और आगे पढ़ाई में हेल्प होगी, इसीलिए। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि मैं अब्रॉड से करूँगी या नहीं, बस एक रात अप्लाई किया और हो गया। ये बहुत ही अच्छी बात है और एक रात में ही तकदीरें बदलती है, क्योंकि इस देश के जितने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं उसके एक रात पहले तक व्यक्ति बिल्कुल सिंपल होता है और पता चलता है कि अगली सुबह होने के साथ वो IAS फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आपकी इस एडमिशन से आपके जैसे और इस देश की तमाम सारी लड़कियों के लिए एक बहुत ही रे ऑफ होप है, खास करके उनके लिए जिनके मदर फादर के पास रिसोर्सेस नहीं है या जिसके इर्द गिर्द की जो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है कि वो इतना आगे जा सके, पढ़ सके। वो एग्जांपल दे सकती हैं कि देखो कैफ़ी दी ने यहाँ से पढ़ाई की और आज कहाँ है और आज दुनिया के तमाम सारे बड़े बड़े संस्थानों से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी बात। आप ये बताइए कि स्कॉलरली आप इंडिया में जो पॉलिटिकल साइंस की पेडागोगी को आपने को देखा देश के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में JNU में, और वहाँ जाने के बाद से आपको रियलिज्म और एक तरीके से था कि इल्यूजन, इसमें कितना दिखता कि इंडिया में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो सोसाइटी में ऑकरिंग होती है इशूज़, वो एकेडमिक्स में आता है या फिर उसको फिल्टर करके लाते हैं। और यूरोप का जो एकेडमिया है वो भी इसी पैटर्न का है या वो अलग है?
पार्टिकुलरली पसमानदा मुस्लिम के कंटेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा है तो हमारे काफ़ी लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हमारे आइडियोलॉजी फॉर्म होती है या रियलिटी पता चलती है उस आइडियोलॉजी के अराउंड। वो एक बहुत अहम चीज़ होती है कि हमारी वो लर्निंग में नज़र आती है, हमारी पॉलिटिक्स में भी नज़र आती है। तो खैर अब्रॉड जाना तो बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं या स्पेशली जो लोग नहीं कर पाते स्पेशल स्कॉलरशिप्स के थ्रू ही बहुत कम लोग जाते हैं। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की खासियत एक ये है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई सिर्फ अकेडमिया तक लिमिटेड नहीं है, स्टूडेंट विंग्स की पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे JNU ड्यू जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें प्रोफेसर्स का भी योगदान रहता है कि पब्लिक लेक्चर्स या स्टूडेंट विंग्स भी पब्लिक लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाती है उस चीज़ को समझने के लिए। वो बहुत हेल्पफुल चीज़ है और काफ़ी ग्राउंड रूटेड है आई विल से। ऐसे जो जब मैं जर्मनी में गई, एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है वहाँ के, हमें दिक्कत होती है वहाँ की खुद की सोसाइटी को समझने में या ऐसे, या अगर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं अगर हमने अंग्रेज़ी उतनी सीख ली है तो थोड़ा एक विंडो मिल जाती है उनकी पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए या समझने के लिए वहाँ के मुद्दों के लिए, जो कि जर्मनी में थोड़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। बट एंटी कास्ट पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश है वहाँ पे, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसके साथ काम करते हैं। तो उस तरीके से वो बहुत हेल्पफुल है। और एंटी कास्ट मूवमेंट को लेके खास करके आपने जो अभी बात कही कि अकेडमिया में उसकी बातचीत होती है, तो केवल इंडियन सोसाइटी में जो प्रोमिनेंट कास्ट डिस्कोर्स है बेसिकली जो हिंदू कास्ट सिस्टम को लेके उसी की बात होती है, या क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम्स या फिर जैनिज्म या बाकी जो दूसरे रिलीजन के हैं उस पर बात होती है? जी हाँ, होती है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट के लाइक सो इंडियन डायस्पोरा जो बाहर सोशल साइंस पढ़ रहा है और जो एंटी कास्ट मूवमेंट को पढ़ रहा है बहुत कम नंबर में है, बट विद इन दैट दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे हैव। तो उसमें काफ़ी स्कोप है एंड पीपल आर वर्किंग नॉट ओनली ऑन कास्ट अमंग हिंदूज बट मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड जैनिज्म का मैं कभी पता आई नहीं है, बुद्धिज़्म का है। और सिर्फ इंडिया से नहीं, बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से, जैसे अभी मैं बाहर हूँ तो मैं देख रही हूँ श्रीलंका से भी, नेपाल से भी लोग कास्ट के मुद्दे पे बात कर रहे हैं अक्रॉस रिलीजन। बट ऑफ कोर्स हिंदुइज़्म का कास्ट का एंटी कास्ट का डिस्कोर्स ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है और काफ़ी रिसोर्सफुल रहा है, तो इसलिए उनकी तादाद में ज़्यादा दिखते हैं वो। छोटी छोटी एक दो सवाल है जो कि जिस तरीके से यहाँ इंडियन सोसाइटी में जब कास्ट की बात होती है, चूँकि यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेट किया गया है कम्युनिटीज़ को, जैसे मुस्लिम का एक बड़ा तबका है जो जिसको पसमानदा या पिछड़ा कहते हैं जो OBC में आता है, बावजूद इसकी बात नहीं होती है एकेडमिया में। इवन बहुत लिबरल और बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने वाले जो एकेडमिशियंस हैं वो भी इसको इग्नोर करते हैं। क्या यूरोप में आपको ऐसा दिखा? बहुत सारे लोगों को जैसे मुस्लिम कास्ट कैटेगरीज के बारे में नहीं पता है। जैसे मैं कुछ साउथ इंडियंस लोगों से मिली वहाँ पर, या इवन इंडिया में भी विद इन मुस्लिम, जो अपने रिलीजन में इस्लाम लिखते हैं और कास्ट में मुस्लिम लिखते हैं। तो यहाँ मतलब ये सिर्फ बाहर डायस्पोरा की बात नहीं है, विद इन इंडिया भी उस कैटेगरीज का बहुत ब्लर लाइन कर दी गई है या उसको बहुत जगह एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो वो दिक्कत है। और एक क्वेश्चन मुस्लिम कास्ट के साथ ये भी आता है कि मुसलमान इंडिया में माइनॉरिटी हैं, तो उनका आइडिया ऑफ माइनॉरिटी या पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटी इज़ समथिंग विच ऑल मुस्लिम्स आर फेसिंग और गोइंग थ्रू वॉट एवर द स्ट्रगल दे हैव, बट विद द एलिमेंट ऑफ कास्ट इट ऑल्सो बिकम्स डिफरेंट for people with different groups of caste among Muslims. So there are people who are non-Muslim but also working on Muslim caste. It's very interesting that you have picked an issue which is burning, and not in this decade, but it's started in the 90s. And initially it was started by lots of people from Pan India. और उन लोगों ने इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और बीच में एक डिलिंक हो गया था। अभी जो यंग स्कॉलर्स आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग जो इंडिया में भी हैं, अलग अलग देशों में वो काम कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करने पड़ रहे हैं अभी? जैसे डाटा से संबंधित हो गया या किसी से बातचीत या कोई रिसोर्सेज, क्या पैरेलल जिस तरीके से तमाम डिस्कोर्स चल रहे हैं इंडिया में या ग्लोबली, वैसा ये डिस्कोर्स आपको मिलता है? So
those people who are active in South Asian politics, non-Indians, they have some understanding about caste. in Muslims. Yes, among Muslims, and especially Muslims among Pakistan और बांग्लादेश that had been covered, क्योंकि largely इंडिया के मुसलमानों की जो इमेज है that they are minority उस तरीके से आती है. But yes, somewhere some people are working, but it's very small in number. अभी आपका आगे का जो रिसर्च का जो अपना एक आपकी फाइंडिंग्स और उसके अपनी जो प्रोसीडिंग्स है जिसको लेके आप आगे जाना चाहती हैं, और जाहिर सी बात है कि आप इस देश की एक बहुत ही मजबूत मेहनत का अपने दम पे अपने मेहनत से अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने वाली एक कम्युनिटीज़ है जिस पे आप काम कर रही हैं, जिसको आर्टिसन कम्युनिटी भी कहते हैं. और आप इसका क्या एकेडमिक में क्या फ्यूचर देख रही हैं, क्योंकि यूरोप का लेंस इंडिया के लेंस से थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है, तो इसलिए आपसे ये जानना चाहते हैं. What do you mean by European lens? It is also European lens means the European scholars and the academicians are more refined. They are deep into the academia and they try to find out which is the reality, and that is very important and pertinent thing which is going in the current scenario. In that context, actually, I'm asking. So I think at certain points it also depends on your social location. You might not be able to afford to search certain things. It can come to life and death question sometimes. We have many examples for that. Across identities we have many examples of this. So I think I can't create this binary के इंडिया का लेंस ज़्यादा रिफाइंड है या यूरोप का है. So it's I think research it will is something. It will not be fair to compare. Yeah. I don't think I can compare these two lenses. I just asked this question because most of the Indian scholars are looking towards the Europe and America, that what is going on in that academia, and they inspired and they take the examples, and through that, the narratives they proceed the research further. So you might be knowing in India certain research are difficult to conduct, and it's not only the case in India. In every country it is, if you want to pursue research on certain topics, but people still do, those who want to, and they're interested. They actually want to do the thing which is going on and which has been the essence of social discourse, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो यूरोप का जो एकेडमिया है, तो जैसे यहाँ इंडिया में जो हम कास्ट पे बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, या फिर जहाँ कास्ट की बात हो सकती है, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी है, तो इसको वहाँ एक्नॉलेज करते हैं, या फिर इंडियन एकेडमिशियन वहाँ बैठे हैं वो इसको सीरियस से खारिज कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, they do acknowledge it. Even Britishers also acknowledge that during 1931 census how different caste and the discrimination and untouchability they face. So yes, there are people. एक और यूथ के लिए क्वेश्चन, क्योंकि आप उसी ग्रुप से आती हैं, कि जो जर्मनी या यूरोप के किसी और देशों में जाना चाहे तो वो कैसे ट्राई कर सकता है कि उसको फेलोशिप मिले, क्या कौन से चैनल्स हैं, कौन से एग्जिट पॉइंट्स हैं जहाँ जैसे सपोज मास्टर्स करने के लिए जा सकता है, मास्टर कर लिया है वो अपने रिसर्च के लिए जा सकता है. थोड़ा इस पर आप बताएं तो हमारे जो पर्सनल डेमोक्रेसी के जो व्यूअर्स हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा. तो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत यूज़फुल है. LinkedIn or Facebook, there are many organizations, they keep posting their postings, their vacancies or scholarship organization. और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो स्टूडेंट विंग्स के ज़रिए या प्रोफेसर्स के ज़रिए you might come to know these organizations जो स्कॉलरशिप देते हैं. जैसे just to name a few, जैसे जर्मनी में डार्ड और इरास्मस बहुत फेमस है, like people know, but and उनके requirements भी they have very well mentioned on their websites और videos वगैरह भी है, so it's helpful. And be articulate in your portfolios, SOPs, तो वो helpful रहता है. You don't have to show your fancy English language skills. In my experience, I didn't have that, but still I got selected. So they want to see your work, your ideas. That matters the most.
and Is any age group is there, because this is the question of the audience actually. Is minimum age group and maximum age group for joining Yeah. master's or bachelor's program? No, I don't. No, it's not there. they offer Yes. at the age of 50 also? I mean, I have never seen a person at the age of 50, but I guess like people in their 30s are doing masters there, which is not usually the case in India. So it's helpful. And Germany की यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, तो बहुत हेल्पफुल है. और हमारे सेमेस्टर टिकट से जो आईडी कार्ड होता है हमको सब्सिडाइज ट्रैवल मिलता है और सब्सिडाइज फूड भी मिलता है. तो उस मामले में जर्मनी बहुत हेल्पफुल कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज़ में. और इट्स सोशल साइंस के लिए है ही सबसे ज़्यादा. तो खैर स्टेम के कोर्सेज में होते हैं सारी हेल्पफुल या अच्छा पैसा कमाने का ज़रिया. सोशल साइंस के लिए भी बहुत अच्छा है. तो सोशल साइंस कॉमर्स का भी वहाँ पे स्कोप है, जैसे स्टूडेंट जो जाना चाहें? जी स्टेम लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का अच्छा स्कोप है. लिटरेचर का? टीचर का भी बहुत अच्छा. ओके, लिटरेचर. Yes, I mean if you are pursuing German literature, it's very helpful, और English literature. इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर परस्यू करते हैं लिटरेचर के सेंस में, तो वो काफ़ी है. इवन जर्मनी में जो सबसे हाईएस्ट इंटरनेशनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंडियंस का ही है. तो इट्स अ ग्रोइंग हब देयर. थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम.